जय हिंद दोस्तों। इसमें हम लोग आज क्लास 7 चैप्टर 7 ही देख रहे थे। उसमें आगे का पार्ट हम लोग कवर करते हैं। अपनी तरफ से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। शास्त्रीय नृत्य मतलब बताए थे कल, डांस होता है। किस कला रूप को शास्त्रीय माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है। मतलब उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है और सीखना पड़ता है। अथवा यह शास्त्रीय इसीलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित या प्रस्तुत किया जाता है और इसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। विचार करना मतलब सोचना, चिंतन करना। यह भी कि स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में उन्हें लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी यह हमेशा शब्द सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिन्हें इस समय शास्त्रीय माना जाता है निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं और किस किस राज्य में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं उसे देखते हैं, और इसे कॉपी में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, उड़िया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी, यहाँ पर ये डांस किया जाता है। संरचकों के लिए चित्रकला लघु चित्र की परंपरा एक अन्य परंपरा जो कई रीति रिवाजों से विकसित हुई है, वह थी लघु चित्र की। लघु मतलब छोटा होता है। लघु चित्र जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है, छोटे आकार के चित्र जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है, मतलब डिजाइन बनाया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए जाते हैं, मतलब डिजाइन बनाए जाते हैं। इनमें से सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को संचित बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित किया जाता था। चटक रंगों का उपयोग इसलिए किया जाता था ताकि लोगों को दिख सके अंधेरे में भी, इसलिए। और इनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य और सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। और ये चित्रकारी इस प्रकार की गई है कि वहाँ पर जाने पर भी आज भी लगता है कि नया किया गया है। इसी प्रकार आज भी वो जैसा तैसा ही लगता है। अक्सर उस उपहार के तौर पर इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था। आदान प्रदान मतलब किसी को कोई चीज़ लेना और किसी को कोई चीज़ देना, उसी को आदान प्रदान बोलते हैं। और ये गिने चुने लोगों, बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के
पतन के साथ अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के दरबार में चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण से क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती राज दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपने विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उसका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों तथा उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे। इनके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं तथा काव्यों के विषयों का चित्रण बराबर जारी रहा। देखिए कितना अच्छी तरह से चित्रित और डिजाइन बनाया गया है। अंधेरे में भी एकदम चमकता है ये सब। होली खेलते हुए महाराणा राम सिंह राजपूत लघु चित्र कोटा। यदि आप लोगों को किसी शब्दों को समझने में दिक्कत हो तो आप लोग हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं। ऐसा ही एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी पर इलाका। 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में इन क्षेत्रों में लघु चित्रकला की एक साहसपूर्ण एवं भावप्रणव शैली का विकास हो गया, जिसे बहुशैली शैली कहा जाता है। यहाँ जो सबसे लोकप्रिय वस्तु चित्रित की गई वह थी भानुदत्त रसमंजरी। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की चिंताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए। पलायन करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। उन्हें वहां जाते ही आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके परिणाम स्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित कर ली, जिसमें लघु चित्रकारी में एक नई जान डाल दी। मतलब उसे लोग इतना पसंद करने लगे, उसी को बोल रहे हैं जान डाल दी। लोगों का उसके प्रति रुझाव हो गया। तो किसी चीज़ के प्रति लोगों का रुझाव होता है तो वो अपने आप फेमस हो जाती हैं। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहाँ की वैष्णव परंपराएं थी। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों का काव्यात्मक रूप निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषताएं थी। स्मरण रहे कि साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, कपड़ों, फर्श आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे। मतलब ये थी, स्मरण करना मतलब याद करना होता है। अरे स्त्री पुरुष मतलब हर कोई के थोड़ी ना था कि उतना हर किसी के लिए जुट सके। इसीलिए आम जनता जो थी या छोटे बच्चे, वो लोग भी डिजाइन बनाते थे, बर्तनों पर कलाकृतियां चित्रित करते थे, अपने घर में रंग बिरंग के नमूने पेंट इस तरह से बनाते थे घर में ही और पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र महलों में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे। जो महल में बनाया जाता था उसे सीखा हुआ व्यक्ति या
जिसे बनाने आता हो वैसे लोग महल में चित्रकारी या पेंटिंग बनाया करते थे, जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रह सके और उसे अच्छी तरह से बनाया जा सकता था ताकि आगे भी चल के वो सुरक्षित रह सके। चलिए इसके बाद बंगाल नज़दीक से एक नज़र, इसे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।